हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा कर दिया है कि हानिया को मिसाइल से नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल बम के धमाके से मारा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेहरान में हानिया के गेस्ट हाउस में गुप्त रूप से 2 महीने पहले ही विस्फोटक लगा दिए गए थे और जैसे ही हानिया गेस्ट हाउस में पहुंचे उसके बाद दूर से रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया और हानिया को मार दिया गया। और उधर इजरायल ने हमास के मिलिट्री विंग के टॉप कमांडर मोहम्मद दईफ को भी मौत के घाट उतार दिया है। दईफ के बाद नेतन्याहू की हिट लिस्ट में टॉप पर कौन आ गया है, स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। इस्माइल हानिया को मिसाइल से उड़ाया, मोहम्मद दईफ को रॉकेट से दफनाया, नेतन्याहू की हिट लिस्ट टॉप पर खालिद मेशाल, हमास में आंसू बहाने वाला भी नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू। खून से सनी गाजा की गलियां, वीरान खंडहर बना रफा, यहां कदम कदम पर मौत खड़ी है। इजरायल के दुश्मन जहां भी हैं वहां उनकी कब्र खुद रही है। वो फिर चाहे ईरान हो, लेबनान हो, यमन हो या खाड़ी का कोई मुल्क, इजरायल के दुश्मन कहीं सलामत नहीं। इजरायल पहले दुश्मन को मारता है, दुश्मन की मौत की तस्दीक करता है और फिर पूरी दुनिया को दुश्मन के खात्मे की इत्तला देता है। हमास की मिलिट्री विंग के कमांडर के सफाए के 19 दिन बाद इजरायल ने गाजा का लादेन कहे जाने वाले मोहम्मद दईफ की मौत की पुष्टि कर दी। यानी 2 दिन के भीतर इजरायल ने हमास के 2 बड़े और खूंखार लीडरों का सफाया कर डाला है। इजरायल के लिए मोहम्मद दईफ की मौत इस्माइल हानिया से भी ज्यादा मायने रखती है। मायने इसलिए क्योंकि मोहम्मद दईफ 7 बार पहले भी मौत को चकमा दे चुका है। इसलिए इजरायल ने उसके मौत के कई दिनों तक तफ्तीश की, हर एक बात की जांच की। आखिर में दईफ के द एंड को कंफर्म किया गया, लेकिन जैसी मौत उसे दी गई वो हमास के होश उड़ाने वाली है। 13 जुलाई के खौफनाक हमले की डिटेल देखिए। तारीख 13 जुलाई 2024, जगह खान यूनुस, गाजा। खान यूनुस के अल मवासी शरणार्थी शिविर के करीब इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था। जमीन पर सेना की पलटन बारूद बरसा रही थी तो आसमान से रॉकेट की बौछार की जा रही थी। आईडीएफ के ऑपरेशन में 90 से ज्यादा लोग ढेर हो गए। बमबारी से कई मकान खंडहर बन गए। यह हमला हमास के मिलिट्री चीफ और उसके सहयोगी रफा सलमा को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन आईडीएफ को अंदाजा भी नहीं था कि खान यूनुस में उनका टारगेट नंबर 1 मिल जाएगा। इजरायल का मोस्ट वांटेड मोहम्मद दईफ जिस जगह अड्डा जमाकर बैठा था, उस पूरी इमारत को रॉकेट धमाके से उड़ा दिया गया। 13 जुलाई को इजरायल ने खान यूनुस के अल मवासी में जंगी जेट से एयर स्ट्राइक की थी। मोहम्मद दईफ को मारने के लिए 2000 किलोग्राम के 8 बमों से हमला किया गया, जिसके धमाके से अल मवासी के कई मकान जमींदोज हो गए। हालांकि दाएफ मरा या नहीं यह कंफर्म नहीं हो रहा था। 13 जुलाई को इजरायल के हमले को हमास ने नागरिकों का नरसंहार करार दिया, लेकिन दाएफ की मौत की बात पचा गया। जबकि इजरायल ने दावा किया कि दाएफ की मौत की जानकारी सबसे पहले हमास और हिजबुल्लाह को लगी थी। लेकिन लड़ाकों का हौसला न टूटे, इसलिए टॉप कमांडर की मौत को राज बनाए रखा गया। एक आंख वाले दाएफ का रुतबा क्या था, इसे इजरायल में उसे दिए गए नाम से समझा जा सकता है। इजरायल में मोहम्मद दाएफ, द मैन ऑफ डेथ, द फाइटर विथ 9 लाइव्स के नाम से कुख्यात था।
7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए सबसे भीषण हमले का मास्टरमाइंड दाएफ ही बताया जाता है। दाएफ का आतंक इजरायल में इस कदर इसलिए था क्योंकि वो हमास के टेरर टनल रणनीति का भी मुखिया था, जबकि मोहम्मद दाएफ व्हील चेयर पर रहते हुए सारे ऑपरेशन अंजाम दे रहा था, क्योंकि हमास लड़ाकों के इस सरगना की एक आंख नहीं, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, गाजा की सुरंगों में रहता था, व्हील चेयर से चलता था। शरीर से जितना कमजोर, दिमाग से उतना ही बड़ा शैतान कहा जाने वाला दाएफ हमास की सल्तनत में किस ओहदे पर था, यह भी जानिए। हमास को चलाने वाली टॉप अथॉरिटी होती है पोलिट ब्यूरो। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसका चीफ इस्माइल हानिया था। हानिया की मौत के बाद हमास की पॉलिटिकल विंग का मुखिया खालिद मेशाल बन सकता है। हमास गुट में दूसरे नंबर पर शूरा काउंसिल आती है। यही शूरा काउंसिल सुझाव देती है और पोलिट ब्यूरो को चुनती भी है। शूरा काउंसिल में अलग अलग मामलों के मुखिया हैं, जैसे कि वेस्ट बैंक का मुखिया मोहम्मद सालेह अल जरूरी है। इजरायल की कैद में फंसे लोगों के मामले देखने की जिम्मेदारी सलामेह कटवी के पास है। गाजा मामले का मुखिया याया सिनवार है। इसी तरह फिलिस्तीन डायस्पोरा के मामले का मुखिया खालिद मेशाल है। वहीं हमास की मिलिट्री विंग, जिसे ईज अल दीन अल कसम ब्रिगेड कहा जाता है, का टॉप कमांडर मोहम्मद दाएफ था। हमास की अपनी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री ईसाम अल अदीस हैं। इदीस हुकूमत की कैबिनेट, लोकल बॉडी और सिक्योरिटी फोर्स अलग है, लेकिन इन सब में मोहम्मद दाएफ की तूती बोलती थी, क्योंकि वो इजरायल की जेल से फरार होकर हमास का हीरो बना था। मोहम्मद अंडरग्राउंड रहकर बड़े कारनामे के लिए कुख्यात था, इसलिए उसका कोई वीडियो भी नहीं मिलता। दाएफ की गिनी चुनी तस्वीरें ही मौजूद हैं। पिछले साल दिसंबर में इजरायल के चैनल 12 ने दाएफ की नई तस्वीर प्रकाशित की थी। इसमें उसकी एक आंख गायब दिख रही है। इसके अलावा एक हाथ और पैर में भी गंभीर चोट दिखी थी। गाजा में दाएफ को मेहमान के नाम से भी जाना जाता था। वजह, वो कभी ज्यादा दिन किसी जगह ठहरता नहीं था और ठिकाना बदलता रहता था। दाएफ स्मार्टफोन और आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग नहीं करता था। दाएफ का असली नाम मोहम्मद दियाब अल मसरी है। उसका जन्म साल 1965 में खान यूनुस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। दाएफ पहली बार 1980 के दशक में हमास के साथ जुड़ा था। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान की पढ़ाई करने के दौरान वो मुस्लिम ब्रदरहुड के करीब आया। हमास को मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। हमास की सैन्य गतिविधियों में शामिल होने के चलते 1989 में इजरायल ने गिरफ्तार कर लिया था और वो 16 महीने जेल में रहा। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद तब से ही मोहम्मद दाएफ के पीछे लगी थी। मोसाद एजेंट 7 बार मोहम्मद दाएफ की हत्या की कोशिश कर चुके थे। आखिरी बार 2021 में उसकी हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। मोहम्मद दाएफ को लेकर कई तरह की बातें की जाती रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाएफ को सुरंगों का नेटवर्क और बम बनाने में विशेषज्ञता हासिल है। हमास ने अपने कद को बढ़ाते हुए आत्मघाती विस्फोटक दस्ते तैयार किए हैं। दाएफ को वर्ष 2002 में हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख बनाया गया। सात अक्टूबर को इजरायल पर विनाशक हमले का फैसला केवल 2 लोगों ने लिया था। ये थे हमास के अल कासम ब्रिगेड की कमान संभालने वाला मोहम्मद दाएफ और गाजा में हमास का नेता याया सिनवार। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि केवल मुट्ठी भर हमास के नेताओं को ही इसकी जानकारी दी गई। यहां तक कि हमास के लिए हथियार, प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराने वाले इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान को भी केवल सामान्य जानकारी ही दी गई थी कि समूह एक बड़ी योजना बना रहा है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी साझा नहीं की गई थी। इजरायली सेना मोहम्मद दाएफ को बेसब्री से तलाश कर रही थी, लेकिन वो अचानक मारा जाएगा, इसका अंदाजा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं था। इसलिए 13 जुलाई को हमले के बाद उन्होंने दाएफ की मौत पर साफ साफ कुछ नहीं कहा। हालांकि अब इजरायल को कोई संदेह नहीं। ऐसे में अब नेतन्याहू की हिट लिस्ट में वो नाम टॉप पर है जिसे हमास मिलिट्री विंग का टॉप कमांडर बनाए जाने की अटकलें हैं। वो नाम है खालिद मेशाल।